गली गली में कितना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है इन्होंने 7 निश्चय योजना को। और बिहार के इतिहास में भविष्य में देखिएगा, जैसे ही ये मुख्यमंत्री पद से हटेंगे कोई दूसरा जब आएगा और जब ये 7 निश्चय की जांच होगी तो इससे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना बिहार के इतिहास की कोई नहीं होगी। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं हूं रविकांत और अभी तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं चिराग पासवान और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला किए हैं। नदी नली गली में क्या कुछ भ्रष्टाचार हैं और बिहारियों के अपमान को लेकर सुनेंगे अभी हम इस वीडियो में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से आप सबने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा कि आज पिछले 16 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद अधिकांश विधानसभाओं में उन्हीं के विधायक होने के बावजूद या उनके गठबंधन के विधायक होने के बावजूद या उन्हीं के मंत्री होने के बावजूद, उनके सांसद होने के बावजूद आज बिहार प्रदेश के हालात देख लीजिए, किसी से छुपे नहीं है ये। आज हर चीज में सबसे निचले पायदान पर हमारा बिहार आता है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, किसी भी तरीके के विकास के मापदंड की बात की जाए तो सबसे निचले पायदान पर हमारा बिहार आता है। और ये हम नहीं कह रहे भैया, आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप सब नीति आयोग की रिपोर्ट निकालिए और हर आयोग की रिपोर्ट में आप देखिए कि सबसे पिछले निचले पायदान पर कौन है, तो बिहार प्रदेश। पर हाँ, सबसे अग्रिम सबसे आगे पायदान पर किस किस चीजों में बिहार है, तो भ्रष्टाचार में, अपराध में नंबर 1 नंबर 2 की श्रेणी में आता है। बिहार जैसा प्रदेश जो कि आजादी के 75 सालों के बाद आज भी पिछड़ा कहलाता है, तो भैया इसका जिम्मेदार कौन है? आज भी बिहार में आप प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, सबसे निचले पायदान पर बिहार है। क्यों भाई? पिछले 16 साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप मुझे बताएं कि आपने इन 16 सालों में प्रदेश के विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय बढ़े, हर व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा आए, उसके हाथ में ज्यादा तनख्वाह आए, ज्यादा आय आए, इसके लिए आपने क्या किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? जवाब देना। आज अगर बिहार की जनता अगर आपका समर्थन करे तो किस नीति पर आपका समर्थन करे? सिर्फ नली गली बनाने पर? भाई मैं नहीं मानता नली गली से बिहार का विकास हो सकता है, मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। आप दूसरे प्रदेशों में चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, क्या वहां पर लोग गली गली की बात करता है क्या? भाई देश दुनिया कहां विकास की बातें कर रही है और आप मुझे बड़े नली गली पर। ये तो आपको पिछले 16 सालों में अभी तक कर देना चाहिए था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 16 साल में आप नली गली नहीं बना पाए, 16 सालों में आप हर घर में नल से जल नहीं पहुंचा पाए, और आप बात करते हैं बिहार के विकास की। आप बताइए ना, अगर आपने इतना ही बिहार का विकास किया, इतनी आपकी नीतियां सही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो बिहार से पलायन रुकता क्यों नहीं है? साल दर साल, रुकना तो दूर की बात है, साल दर साल आंकड़ों में वृद्धि होती है। कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तो और कौन जिम्मेदार है इस बात पर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में जब पहली बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि तमाम बिहारी वापस आ जाए। 16 साल में वो अपना सपना तो पूरा नहीं कर पाए, बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे वो? कोरोना में जब सब लोग वापस आए भी थे, कोई व्यवस्था आपने ऐसी नहीं की कि वो आए हुए मजदूर गरीब परिवार के लोग वापस यहीं पर रुक जाए, अपने गांव में रह जाए, वापस उनको जाना ना पड़े। तब भी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, हाथा खाकर वापस इस महामारी में हमारे मजदूर साथियों को वापस आना पड़ा। और सबसे अफसोस की बात, सबसे बड़ी चिंता की बात कि जब दूसरे प्रदेश में हमारे साथी जाते हैं, हमारे बिहारी लोग जाते हैं, तो वहां पर उन्हें अपमानित किया जाता है, लाठियां चलाई जाती हैं, अब तो उनके ऊपर गोलियां तक बरसाई जाती हैं, जैसे हम लोगों ने कश्मीर में देखा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोशी से ये सब चीजें देखते रहते हैं, एक आवाज उनके मुंह से नहीं निकलती इसके विरुद्ध। खामोशी से दूसरे प्रदेश में बिहारी लाठी खाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहेंगे। वो गाली खाएगा, अपमानित होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहेंगे। बिहारी गोली खाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहेंगे। कितनी बार मैंने आग्रह किया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कि भाई एक प्रवासी मंत्रालय का गठन कर दीजिए, क्योंकि पलायन रोकने में तो आप कामयाब हो नहीं रहे। एक प्रवासी मंत्रालय का गठन कीजिए जो सुनिश्चित करे कि दूसरे प्रदेशों में जो हमारे बिहारी साथी रह रहे हैं उनको सुरक्षा का भाव हो कि भैया कोई तो है हमारा जो हमें देखेगा, हमें पूछेगा। जब हम जेल में भर दिए जाएंगे बिना किसी जुल्म के, तो कोई तो हमारी आवाज उठाए। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम चीजों पर खामोश रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का
विषय आप सबके संज्ञान में है ही। 1.5-2 महीने तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहे। निरंतरता में मैं उनको फोन करता रहा कि भैया बात कीजिए राज्य सरकार से, बात कीजिए, सिफारिश कीजिए सीबीआई जांच की। नहीं जी, दूसरे प्रदेश में मैटर चल रहा है, हम कैसे कर दें? जब तक उनके पिता ने यहाँ पर कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई तब तक उन्होंने इसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये तो सोच है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। पहले तो बिहारियों को बिहार में रहने नहीं देंगे और जब दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर गोली खाए, जिए, मरे, इनको कुछ लेना देना नहीं। कितने बिहारियों के बारे में तो मैंने इनको पत्र लिखे हैं। कोई बेंगलोर में है, कोई गुरुग्राम में है, कोई बंबई में है, जो कि वहां पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं कि भैया आप इनका संज्ञान लीजिए, राज्य सरकार से बात कीजिए। हम लोग की अपनी सीमाएं हैं, बाधा है, पर आप मुख्यमंत्री आप जब बात करेंगे तो आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहते हैं इन तमाम बातों पर। तो जो मुख्यमंत्री बिहारियों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, जो अपने राज्य में उनको शिक्षा रोजगार के अवसर नहीं दे सकता, ऐसे मुख्यमंत्री का कोई क्या करना चाहेगा? और यही कारण है कि पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को। भाई इतना तो आप सब भी मानेंगे, पत्रकार बंधु आप लोग भी जानेंगे इस बात को कि कुछ भी हो जाए, किसी को भी सरकार बनाने का जनादेश दिया हो, पर बिहार की जनता ने कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं दिया होता तो आज ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। आधे से ज्यादा इनके प्रत्याशी चुनाव नहीं हारे होते। और आज तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद इनका लालच मुख्यमंत्री पद से नहीं हटता। लालच इतना ज्यादा है कि उसके बावजूद दूसरों की कृपा पर, उनसे आशीर्वाद लेकर, परिस्थिति बनाकर फिर जाकर मुख्यमंत्री बन गए प्रदेश में। मुझे खुशी और मैं धन्यवाद दूंगा अपने तमाम योद्धाओं का जिन्होंने बिना किसी बात की चिंता किए हुए पिछला विधानसभा का चुनाव अकेले निडर होकर लड़ा। तमाम अपने प्रत्याशियों का मैं धन्यवाद दूंगा और सही मायनों में इसे कहते हैं शेर दिल होना। बाकी तमाम पार्टियों और आज की भी तारीख में मैं अपने दोनों प्रत्याशियों का मैं धन्यवाद दूंगा कि अकेले एक झंडे के तले ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। अंजू देवी कुशेश्वर स्थान में, चंदन कुमार चंदन यहाँ तारापुर में, और बाकी तमाम पार्टियों का डर देखिए, कोई 4 झंडे के साथ, कोई 5 झंडे के साथ इकट्ठा किए जा रहे हैं। भाई लोगों को आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। डर इतना कि भाई बिना गठबंधन के कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे तमाम शेरदिल प्रत्याशियों ने अकेले हिम्मत की और उसका फल भी मिला। 6% का मत, जो 2 से 3% की पार्टी हम लोगों को कहा जाता था, पिछले विधानसभा के चुनाव में 6% का मत हम लोगों को मिला। और वो भी तब जब 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। सारी 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो ये 6%, 12 से 14% होता और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने। और इस बार के भी दोनों चुनाव में आप देखिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई लड़ ले, और वो भी लड़ पाए तो लड़ ले, नहीं तो इनकी जमानत तक जब्त होने वाली है। ये बात आप चाहें तो मैं लिख के देने को तैयार हूं। भाई दोनों विधानसभा से एक मेरा भी अपना जुड़ाव है, जहां एक मेरा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है तारापुर, तो वहीं दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ननिहाल रहा है। जानता हूं मैं दोनों विधानसभा क्षेत्रों को, और दोनों जगह मैंने कैंप किया है, दोनों जगह मैंने भ्रमण किया है, दोनों जगह जनसंपर्क किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा जनसंपर्क नहीं कि भाई वो हवाई जो जनसंपर्क करते हैं, आएंगे ऊपर हवा में घूम के चले जाते हैं, वैसा वाला नहीं। सड़क मार्ग से जाना। कुशेश्वर स्थान की सड़कों की हालत आप देख लीजिए। 16 साल से मुख्यमंत्री थे ये, और वहां पे आज सड़कों की हालत देखिए। 11 साल से इन्हीं की पार्टी के विधायक थे जिनका दुखद निधन हुआ। उसके बावजूद वहां पर सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसी जर्जर हालत है वहां। ये तो है सुशासन बाबू, और जो अपने आप को विकास पुरुष कहलाना पसंद करते हैं, उनकी विकास की गाथा। आज बिहार में स्पष्ट तौर पर इन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कि बिहार में रोजगार नहीं आ सकता। जितने युवा हैं उम्मीद छोड़ दें कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे बिहार में रोजगार आ सकता है, क्योंकि स्पष्ट उन्होंने बोला हुआ है कि भैया बिहार वाटर लॉक है, रोजगार नहीं आ सकता। तमाम और प्रदेश जो वाटर लॉक है वहां पर आ सकता है, पर बिहार में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीयत है, वो चाहते नहीं है। तमाम राज्य अपना निवेशक सबमिट करते हैं, इन्वेस्टर सबमिट करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। लोगों को बुलाया जाता है, निवेशकों को बुलाया जाता है, सुविधाएं दी जाती है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दिए जाते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ ऐसा करना नहीं चाहते। वो चाहते तो बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो अभी तक IT हब बन गए होते। मुंगेर उसमें से एक जिला है, इसको IT हब आप बना सकते हैं।
एजुकेशनल हब पटना को बनाया जा सकता था, पर शिक्षा रोजगार के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहते हैं। इनकी कोई सोच ही नहीं है इस बारे में, कोई विजन ही नहीं है। पूछे तो बस नली गली। कौन नहीं जानता भैया नली गली में कितना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है इन्होंने 7 निश्चय योजना को। और बिहार के इतिहास में भविष्य में देखिएगा, जैसे ही ये मुख्यमंत्री पद से हटेंगे कोई दूसरा जब आएगा और जब ये 7 निश्चय की जांच होगी तो इससे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना बिहार के इतिहास की कोई नहीं होगी। और ये सब जानते हैं भैया, खुलेआम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, शराबबंदी में कितना ज्यादा धांधली हो रही है भैया। तस्कर इन्होंने खड़े कर दिए, पैरेलल इकोनॉमी इन्होंने खड़ी कर दी है। कौन नहीं जानता कि भैया होम डिलीवरी हो रही है शराबबंदी के नाम पर। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता उनका साथ देगी, उनका समर्थन करेगी। यहीं से जो उनके विधायक थे मेवालाल चौधरी जी, बताइए ना भैया कि इतने समय में आप लोगों ने बिहार में ही नहीं देश भर में जो एक संघीय ढांचा है जहां पे कई अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं तो कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सिस्टम विषय है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार। तो जहां पे सांसद की अपनी जिम्मेदारी होती है, विधायकों की अपनी जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में अगर आपके विधायक अगर से भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो बिहार का विकास कैसे होगा, ये हम सब देख रहे हैं। इसीलिए आज पुनः आप सब के माध्यम से ये आग्रह करूंगा बिहार की जनता से, और खास तौर पर आज जब मैं यहाँ तारापुर में मैं मौजूद हूँ, तारापुर की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि बिहार के विकास के लिए जरूरी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लागू होना है। कोई ऐसी समस्या नहीं है बिहार की जिसका समाधान हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में नहीं किया। उसके लिए मैं आग्रह करूंगा बिहार की तमाम जनता से। और मुझे खुशी है कि दोनों जगह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जो हमने अपने प्रत्याशी दिए, पार्टी का ओरिजिनल कैडर, पार्टी के साथ जो पुराने समय से काम कर रहे हैं, चंदन जो कि लंबे समय से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं।